हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म बायोबडी। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है जिसमें हम ब्रेन ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल कैसे कंट्रोल कर रहा है चीज़ों को और क्या क्या जो भी हमारा न्यूक्लियस है बेसिकली ब्रेन ऑफ सेल, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट है उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज लेक्चर। बट उससे पहले हम कल के बारे में पढ़ते हैं। जो हमने कल पढ़ा था उसको रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा था सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम और एक्सोनीम के बारे में, 9+2 अरेंजमेंट के बारे में, 9+0 अरेंजमेंट के बारे में। जैसे कि हमें पता है कि 9+2 अरेंजमेंट क्या है। 9 डबलेट्स लगे हुए हैं, 2 सिंगलेट्स लगे हुए हैं और बाहर शीथ है। रेडियल स्पोक से कनेक्ट कर रहे हैं पेरिफेरल डबलेट से, तो वो एक्सोनीम का स्ट्रक्चर था 9+2। ठीक है, किस किस में प्रेजेंट होता था? सीलिया और फ्लैजिला के एक्सोनीम में। ठीक है, ये स्ट्रक्चर था। अगर मैं बेसल बॉडी की बात करूं या सेंट्रियोल की बात करूं तो उसमें कौन सा स्ट्रक्चर मिलता था? 9+0 ट्रिपलेट्स थे, 9 और 3 ट्रिपलेट्स थे। इस तरीके से सारे तीन के ट्रिपलेट्स, मतलब 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स लगे हुए हैं तो उसको ट्रिपलेट बोला गया। एक ट्रिपलेट, 9 ट्रिपलेट ऐसे लगे हुए हैं पेरिफेरी पे और सेंट्रल पे प्रोटीनेशियस हब प्रेजेंट है। ठीक है, कोई भी हमारे सेंट्रल प्रेजेंट नहीं है तो उसको बोला 9+0 अरेंजमेंट। बाकी रेडियल स्पोक वो सब सेम था। ठीक है, प्रोटीनेशियस हब प्रेजेंट है, ये अलग डिफरेंस था। ठीक है, और ट्रिपलेट्स थे, उसमें डबलेट्स थे 9+2 अरेंजमेंट में, इसमें ट्रिपलेट्स थे। तो सेंट्रियोल फॉर्म्स बेसल बॉडी और दोनों का अरेंजमेंट भी सेम होगा। ठीक है, फिर हमने देखा सेंट्रियोल से एस्टर फॉर्मेशन हो जाती है और एस्टर के बाद हमने देखा स्पिंडल फाइबर्स जो कि कंट्रोल करते हैं क्रोमोसोम्स की मूवमेंट को। 2 एस्टर प्लस स्पिंडल फाइबर बनाते हैं मिलकर स्पिंडल अपैरेटस। डन। तो हमने कल इतना पढ़ा था। ठीक है जी, आज हम लेक्चर नंबर 8 पर आ गए हैं और ये हमारा लास्ट लेक्चर है जिसमें हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने वाले हैं। न्यूक्लियस क्या है? ब्रेन ऑफ द सेल है। तो चलो शुरू करते हैं हमारे लेक्चर से। हाँ जी, तो अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस को कहा गया है ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन है सेल का। क्यों ब्रेन है? जैसे कि हम सब लेक्चर्स में हमने बात की थी पिछले लेक्चर्स में कि यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या है? जिसके पास हर एक इंफॉर्मेशन है कि क्या होने वाला है सेल में। हाँ जी, जिसके पास हर एक इंफॉर्मेशन है, क्या करवाना है, क्या करना है, सब इंफॉर्मेशन किसके पास है? जेनेटिक मटेरियल के पास स्टोर्ड है। कैसे है? जीन्स प्रेजेंट है। जीन्स क्या करेगी? कोड करेगी प्रोटीन को। और जीनोम को क्या बोला जाता है? कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स को बोला जाता है जीनोम। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा हुआ है सबके बारे में। तो अब न्यूक्लियस क्या बोला है? न्यूक्लियस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल बोले तो हमारा डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है, हमारे अंदर कौन सा डीएनए होता है? डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए प्रेजेंट होता है, सर्कुलर नहीं होता है। सर्कुलर किसका फीचर है? प्रोकैरियोटिक सेल का। हम कौन है? यूकैरियोटिक सेल। हम एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है जी, तो हमारा डीएनए लीनियर डीएनए होता है। ठीक है जी, तो डीएनए एक नेगेटिवली चार्ज और क्या है? लीनियर डीएनए। तो नेगेटिवली चार्ज की हम बात करते हैं पहले हम, बट पहले लीनियर डीएनए होता है हमारे पास। ठीक है जी, हाँ जी, बोला है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। जैसे कि हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, प्लास्टिड्स के बारे में, वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। तो न्यूक्लियस भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। हाँ जी, MNP। ठीक है, MNP माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड प्लास्टिड्स, ये है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। हाँ जी, तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, नॉट प्रेजेंट इन आरबीसी, सीव ट्यूब। अब इसके बारे में समझा था। आरबीसी का तो सबको याद होगा कि आरबीसी में क्यों प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, सीव ट्यूब में भी वही फंक्शन है कि सीव ट्यूब है जो कि फ्लोएम में प्रेजेंट है। वहां पे हमें खाना भेजना है। भाई क्यों मैं इतना वो झंझट लूं कि मैं, अगर मुझे सिर्फ खाने का ही काम करवाना है ट्रांसपोर्ट का, तो मैं फालतू में क्यों दूसरा सामान रखूं सीव ट्यूब में कि उस वो जगह घेरे फालतू में सामान, तो मैं क्यों रखूं? अगर मैच्योर आरबीसी है, मैच्योर सीव ट्यूब है, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ट्रांसपोर्ट का काम कर रही हैं दोनों। अगर ट्रांसपोर्ट, मान लो एक खाली मतलब एक ट्रक है, पहले से ही उसके अंदर लोडेड है सामान और मैं कह रही हूँ मुझे ट्रांसपोर्ट करवाना है, और तो नहीं करवा सकती हूँ ना अगर वो पहले से ही लोडेड है। ठीक है, उसी तरीके से ये ऑर्गेनेलीज है, उसी तरीके से ये काम, मतलब ये आरबीसी और सीव ट्यूब, ये सेल है, सॉरी ऑर्गेनेलीज नहीं है, ये सेल्स है। ठीक है, तो उसी तरीके से आरबीसी रेड ब्लड सेल या सीव ट्यूब है। सीव ट्यूब कहाँ? प्लांट्स में प्रेजेंट है। उसी तरीके से ये है कि इनके पास अगर पहले से ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है अंदर, अगर पहले से ही सामान भरा हुआ है साइटोप्लाज्म के अंदर, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कहाँ से करवा दूंगी मैं इनमें से? तो इसीलिए न्यूक्लियस को भी हटा दिया गया है, क्योंकि न्यूक्लियस भी जगह घेर रहा है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, और बाकी ऑर्गेनेलीज को भी हटा दिया जाता है
ठीक है जी, मैच्योर फॉर्म में। 1831 में बात करें तो रॉबर्ट ब्राउन ने ऑब्जर्व किया न्यूक्लियस। हाँ जी, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने ऑब्जर्व किया न्यूक्लियस। उसके बाद और अंदर गए हम कि अंदर क्या है न्यूक्लियस के। सबसे पहले न्यूक्लियस तो ऑब्जर्व कर लिया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने, बट उसके अंदर भी तो जाना है कि अंदर क्या है ये जानने के लिए। तो उसके बाद फ्लेमिंग साहब आए। फ्लेमिंग साहब ने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए क्या है? जेनेटिक मटीरियल है। हाँ जी, डीएनए क्या है? जेनेटिक मटीरियल है। अब डीएनए का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? मतलब बेसिकली वो जेनेटिक मटीरियल है, वो सारा काम कर रहा है हमारी बॉडी में, जो भी करवा रहे हैं उसके रिएक्शंस के लिए उसके पास इंफॉर्मेशन स्टोर है। ये काम है डीएनए का, जेनेटिक मटीरियल है हमारा। अब डीएनए का जो बेसिकली डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। नेगेटिवली चार्ज का क्या मतलब है? डीएनए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मान लो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास अगर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है क्या होता है, देखो एक जो अगर एलिमेंट है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। अगर किसी के ऊपर मतलब इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूट्रल, ना कोई चार्ज नहीं होता है न्यूट्रॉन्स पे। अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज़्यादा हो जाती है किसी एलिमेंट में तो उसको नेगेटिवली चार्ज्ड बोल दिया जाता है। ठीक है जी, नेगेटिवली चार्ज बोल दिया जाता है। तो डीएनए एक नेगेटिवली चार्ज है, जो भी इसकी कॉम्पोजिशन होगी वहां पर नेगेटिवली चार्ज्ड है ये डीएनए। ठीक है जी, ओके। और एसिडिक है डीएनए, क्या है? एसिडिक। ठीक है, ये याद रखेंगे हम कि डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है और एसिडिक होता है। हाँ जी, डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड होता है और एसिडिक होता है। हाँ जी, डीएनए के अंदर डीएनए, डीएनए सबको याद है, डीएनए के अंदर क्या आ रहा है? एन आ रहा है और ए आ रहा है, नेगेटिवली चार्ज्ड, एसिडिक। देन इसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सिंपल सी बात है, एसिड लगा हुआ है पीछे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो एसिडिक है पार्टिकल, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड एसिडिक पार्टिकल। ठीक है, और क्या है? याद करो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। क्या है ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये कैसे बनता है, किस तरीके से होता है, सब कुछ। ठीक है जी, इसको पढ़ेंगे हम बायोमोलिक्यूल का। और लीनियर डीएनए है यूकैरियोट्स का। अगर बात करूं न्यूक्लियस में यूकैरियोट्स के, तो लीनियर डीएनए होता है। हाँ जी, किसमें? यूकैरियोट्स में, मतलब यूकैरियोट्स जो हैं हमारे, उसके अंदर लीनियर डीएनए पाया जाता है। ठीक है, ओके। और सिंपल सी बात है कि न्यूक्लियस तो प्रेजेंट ही नहीं है ना प्रोकैरियोट्स में, तो ऑब्वियस सी बात है लीनियर डीएनए यूकैरियोट्स में ही पाया जाएगा। ओके जी। मटीरियल ऑफ न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय बेसिक डाइज। देखो सिंपल सा, जो अंदर जो हम न्यूक्लियस के अंदर गए तो हमें ऐसे तो दिख नहीं रहा था मटीरियल जो भी प्रेजेंट है, तो हमने स्टेनिंग की। अब स्टेनिंग की, अब बेसिकली सिंपल सी बात है, अगर डीएनए का जो मटेरियल है वो एसिडिक है, हमें इतना पता लग गया कि एसिडिक है, तो मैं एसिडिक मटेरियल डाल दूंगी तो एसिड एसिड तो नहीं काम करेगा साथ में। मैंने क्या किया? बेसिक डाइज डाल दी, एसिड और बेस साथ में रिएक्ट करेंगे, फिर हमें पता लगा कि ये कलर आया है। अगर एसिड एसिड डाल दूंगी तो क्या ही, वो तो साथ में मिल जाएंगे, खत्म। बट एसिड और बेस डाला तो अब वो रिएक्शन दिखाएंगे, अब स्टेनिंग होगी। ठीक है, इस तरीके की चीजें होती हैं। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव होगा साथ में तो जाकर वो अट्रैक्ट करेंगे, मतलब अट्रैक्ट करेंगे। हाँ सही बात है, पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट पॉजिटिव एंड पॉजिटिव होगा तो वो रिपेल मारेंगे एक दूसरे को। अगर चार्ज के बारे में बात करें, उसी तरीके से एसिड एंड बेस रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया? मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस को स्टेन्ड किया बाय बेसिक डाइज। क्योंकि हमारा न्यूक्लियस एसिडिक है तो इसीलिए एसिड और एसिड हम नहीं कर सकते हैं साथ में, तो इसीलिए मैंने बेसिक डाइज से हमारा न्यूक्लियस स्टेन किया, जिससे मैंने उसके अंदर देखा सारा कि क्या क्या प्रेजेंट है। फिर उसको हमने नेम कर दिया क्रोमेटिन। जो क्रोमा का मतलब क्या होता है? कलर। क्रोमा का मतलब होता है कलर, तो हमें एक कलर्ड स्ट्रक्चर दिखा जिसको हमने बोल दिया क्रोमेटिन। ठीक है, इसीलिए हमने उसको बोल दिया क्रोमेटिन। तो जो हमारा क्रोमा है इसका मतलब क्या होता है? कलर। हाँ जी, क्रोमा का मतलब होता है कलर, तो इसीलिए मैंने क्रोमेटिन बोल दिया उस मटेरियल को। ओके, हाँ जी, ठीक है। अब एनसीईआरटी लिखती है कि इंटरफेस के न्यूक्लियस में हमें क्रोमेटिन दिखता है।
अब इंटरफेज क्या है भाई साहब, हमें इंटरफेज ही नहीं पता है, तो क्रोमेटिन तो फिर कैसे दिखेगा उसके अंदर। चलो क्रोमेटिन हमें फिर भी पता है क्या होता है, बट इंटरफेज क्या है वो समझते हैं। क्रोमेटिन क्या था, याद है सबको, डीएनए का कंडेंस्ड फॉर्म, क्योंकि जो डीएनए है वो एक 2.2 मीटर लंबा थ्रेड है, 2.2 मीटर डबल स्टैंडर्ड लंबा थ्रेड है। तो हमें ऐसे नॉर्मली वो उसको एक सेल में भरना, सेल का क्या है माइक्रोमीटर में, उसके अंदर मीटर्स का सामान भरना भाई साहब बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कॉम्पैक्शन करते हैं। अगर सेल नॉर्मल स्टेज में पड़ा है, सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, तो क्रोमेटिन प्रेजेंट है। अगर सेल डिवाइड कर रहा है तो और कंपैक्शन करना, और इजीली उसको डिवीजन में देना, मतलब जो मटेरियल है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, उसको क्रोमोसोम्स में कर देंगे। क्रोमोसोम्स और कंडेंस फॉर्म हो गई। कंडेंस फॉर्म किसकी, क्रोमेटिन की, मतलब डीएनए से क्रोमेटिन बन रहा है कंडेंस करके। कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक ही है सबके, पार्टिकल्स वही हैं, लाइक डीएनए है तो उसको हमने कॉम्पैक्ट किया, क्या बन गया, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन को फिर और कॉम्पैक्ट करके क्रोमोसोम्स बनते हैं। ठीक है जी, तो क्रोमेटिन कलर। अब अगर मैं बात करूं इंटरफेज क्या होता है, बेसिकली इंटरफेस एक ऐसा फेज है, लाइक सेल जब हम डिवीजन कर रहे होते हैं ना सेल की, तो दो फेजेस आते हैं। एक फेज हो गया जिसमें हम सेल को प्रिपेयर करवा रहे हैं डिवीजन के लिए, ठीक है। और एक, मान लो किसी ने गेम खेलना है, कोई कुछ भी गेम है, क्रिकेट खेलना है, तो सबसे पहले हम क्रिकेट के लिए प्रैक्टिस करवाएंगे और प्रिपरेशन करवाएंगे कि वो जो इंसान है वो क्रिकेट खेलने के लिए अच्छे से तैयार हो जाए। उसी तरीके से सेल है, जो सेल है हम क्या करवाएंगे, प्रिपरेशन करवाएंगे सेल की। हाँ जी, तो उसी तरीके से सेल है, सबसे पहले मैं सेल को प्रिपेयर करवाऊंगी कि तुम पहले अच्छे से खुद ग्रो कर लो, खुद अपना जेनेटिक मटेरियल डबल कर लो। मतलब बेसिकली सिंपल सी बात है, अगर एक सेल है तो उसको दो सेल्स में टूटना है। अब उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, क्या वो सिर्फ एक लेके ही दो सेल्स में टूट जाएगा कि एक सेल में तो आ गया दूसरे में नहीं आया, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो सेल को भी प्रिपेयर करवाना पड़ेगा कि मुझे दो सबसे पहले कॉपीज बनानी पड़ेंगी जेनेटिक मटेरियल की, और मुझे इतना इनफ ग्रो करवाना पड़ेगा खुद को कि मैं दो सेल्स में टूट जाऊं, वरना दो इमेच्योर सेल्स थोड़ी बनाएंगे हम एक अच्छी खासी सेल्स बना रहे होंगे। तो मुझे जो एक सेल है जो डिवाइड करने वाली है उसको अच्छे से ग्रो करवाना पड़ेगा, अच्छे से उसके अंदर जो उसके अंदर जीनोम प्रेजेंट है उसको दो कॉपीज बनानी पड़ेंगी उसकी, ठीक है। तो इसीलिए उस फेज को इंटरफेज बोला गया है, जिसमें सेल प्रिपरेशन कर रहा है डिवाइड करने के लिए, ठीक है। उस फेज को क्या बोला गया है, इंटरफेज, ठीक है। तो इंटरफेज में तीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं, जीएन फेज, ग्रोथ 1 फेज, प्लस एस फेज, ठीक है, और प्लस G2 फेज, ग्रोथ 2 फेज, ठीक है। तो ग्रोथ 1 फेज में क्या हो रहा है, अगर मैं बात करूं तो एक सेकंड बस, यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ है। हाँ, यहाँ पर G1 आएगा और यहाँ पर G2 आएगा, ठीक है। अब ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकी। हाँ जी, तो सबसे पहला ग्रोथ 1 फेज है। मान लो कोई सेल है, वो आया, वो कह रहा है मुझे अच्छे से ग्रोथ करनी है बिकॉज मुझे डिवाइड करना है, मुझे अपना जीनोम डिवाइड करना है, तो मेरी ग्रोथ करवा दो अच्छे से। तो वो आएगा G1 फेज में, ये देखो छोटा सेल था, ये थोड़ा ग्रो होके G1 फेज में, G1 फेज से गया निकला G1 फेज में, हाँ ये सेल हो गया, ठीक है। अब आया एस फेज। एस फेज वो फेज है, सेल ने अपना जीनोम डिवाइड कर लिया। अभी सिर्फ हम ओवरव्यू ले रहे हैं, अगला चैप्टर पूरा ही इन पे बेस्ड है। ये क्या चीजें हैं, जो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन है, अगला चैप्टर पूरा ही इन पे बेस्ड है, तो अभी हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं इनका। हाँ जी, तो अब इस फेज में क्या हुआ, इस फेज में इसने ये दो जीनोम बना लिए। हाँ जी, हाँ जी, इसने ये दो जीनोम बना लिए, दो जीनोम की कॉपीज बना ली, ठीक है। एस फेज में ये हो रहा है, एस फेज में क्या हुआ, दो जीनोम की कॉपी बन गई, ठीक है। फिर G2 फेज में कुछ और प्रिपरेशन रह रही थी, उसके बाद हमने उसको भी G2 फेज से निकाला। फिर G2 फेज के बाद हमें सेल ऐसा दिखने लगा कि ये दो कॉपीज पड़ी हैं यहाँ पर, ठीक है, ये दो कॉपीज हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद M फेज, वो एक्चुअल फेज है जिसमें सेल डिवाइड कर रहा है, दैट्स इट। G1 प्लस एस प्लस G2, G1 प्लस एस प्लस G2, G1 प्लस एस प्लस G2, ठीक है।
तो इस फेज में क्या हो रहा है, इंटरफेज हो रहा है, इसको बोला जाता है इंटरफेज, ठीक है। और एम फेज वो एक्चुअल डिवीजन वाला फेज है। अब तुम्हें क्या लगता है कि जब हम सेल डिवीजन करते हैं तो हमें क्रोमोसोम्स की जरूरत पड़ेगी, तो कौन से स्टेज में तुम्हें क्रोमोसोम्स दिख रहे होंगे, कौन से स्टेज में क्रोमोसोम्स विजिबल होंगे, एम फेज में। और G1 S और G2 में क्या विजिबल होगा, क्रोमेटिन विजिबल होगा, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि इंटरफेज के न्यूक्लियस में क्रोमेटिन दिखता है और एम फेज के न्यूक्लियस में हमें क्रोमोसोम्स दिखेंगे, ठीक है। तो यही इस बात को थ्योरी में भी लिख लेते हैं, समझ तो लिया है। तो G1 प्लस एस प्लस G2 के फेज में जो है इंटरफेज बोला गया है, जिसमें सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है बट प्रिपेयर करवा रहा होता है डिवीजन के लिए। इसमें क्या है, क्रोमेटिन विजिबल होता है, ओके। एम फेज में सेल डिवीजन चल रही होती है जिसमें क्रोमोसोम्स विजिबल होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इंटरफेज के बारे में। और पूरा जो पिछला चैप्टर, अगला चैप्टर है ना, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, सारा चैप्टर इसी पे बेस्ड है, कुछ नहीं है उस चैप्टर में, सब यही करेंगे, इसके बारे में ही पढ़ रहे होंगे, हाँ जी, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो सब यही पढ़ेंगे उस चैप्टर में, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में, काफ़ी प्यारा सा चैप्टर है, वो भी पढ़ेंगे अब इसके बाद, ओके। अब हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या होता है क्या है सब, ठीक है जी। तो हाँ जी, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, ठीक है, सबको पता है। इनर मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन होगी, यार सिंपल सी बात है। ये दिखा रखा है जी क्रोमेटिन, क्या है ये, क्रोमेटिन फाइबर्स है, कॉम्पैक्ट फॉर्म है डीएनए की, क्रोमेटिन फाइबर्स, हाँ जी। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, मान लो ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, इसके बीच में एक, मान लो ये इनर मेम्ब्रेन है, हाँ जी, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, तो इनके बीच में एक पोर्स प्रेजेंट होंगे, पोर्स प्रेजेंट होंगे जो कि आरएनए और जो प्रोटीन होगा उनका आना जाना करवाएंगे। मान लो डीएनए ने आरएनए बनाया, जो हमारा डीएनए है वो क्या आरएनए बनाता है, हमें पता है सब कुछ, और आरएनए, सिंपल सी बात है यार, डीएनए है जो, डीएनए के पास सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, अब वो आरएनए की फॉर्म में भेजेगा उसको, ऐसे नहीं खुद ही बॉस है डीएनए, तो डीएनए खुद चल के नहीं आएगा कि मैं बॉस हूँ, मैं क्यों आऊँ खुद, मैं मैनेजर रखूंगा, वो मैनेजर कौन है, आरएनए है, आरएनए है। फिर आरएनए के थ्रू प्रोटीन बनवाते हैं, फिर उससे हम काम करवाएंगे, ये लो भाई कि प्रोटीन तुम जाओ ये करवा दो, ठीक है। प्रोटीन से क्या क्या, एंजाइम्स, हार्मोन्स, सब कुछ ही प्रोटीन है, ठीक है। एंजाइम्स, ये हार्मोन्स, ये सब कुछ प्रोटीन के बने हुए हैं, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर पोर है, वैसे तो हमने ऐसे दिखाया है इसको, बट बेसिकली ना अगर एक्चुअल स्ट्रक्चर की बात करें तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है। ये इनर मेम्ब्रेन हो गए, सॉरी आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, इस तरीके से इनके बीच में ना जगह बची होती है, उसको न्यूक्लियर पोर बोला जाता है। बट फॉर ऐसे डायग्राम के से हमने ऐसे दिखा दिया है, बट ऐसे याद रखना कि इस तरीके का होता है ये चीज़ें, ये न्यूक्लियर पोर, ठीक है, पोर मतलब छेद, तो इस तरीके की जगह बची होती है जिसको हमने न्यूक्लियर पोर बोला है। ये इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन को कनेक्ट तो कर ही रहा है, बट आरएनए और प्रोटीन का जो आना जाना है वो भी देख रहा है न्यूक्लियर पोर, ठीक है। कि अगर जो हमारा न्यूक्लियस है उससे बाहर निकलना है आरएनए, ऑब्वियसली यार आरएनए बाहर निकलेगा, फिर प्रोटीन बनवाएगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म में, फिर वो प्रोटीन काम करवाएगा, ठीक है जी। ये काम कौन सा करवा रहा है, न्यूक्लियर पोर करवा रहा है। अगर किसी प्रोटीन को न्यूक्लियस के अंदर आना है तो किसके थ्रू आएगा, न्यूक्लियर पोर के थ्रू आएगा, ठीक है जी। बाकी दोनों के बीच में स्पेस भी होगी, आउटर और इनर मेम्ब्रेन है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में थे तो हमने इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोला था, यहाँ पर बोल रहे हैं हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस, बात वही है, सेम बात है, ठीक है, बस इसको बोल दिया है पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। 10 to 50 नैनोमीटर की जगह हो सकती है बीच में, याद रखनी है ये सब चीज़ें। जब लास्ट में जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे, सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में लिखेंगे, इसका कितना साइज होता है, इतना, इसका कितना साइज होता है, ठीक है। तो 10 to 50 नैनोमीटर पेरी न्यूक्लियर स्पेस, बाकी इसके लिए तो हम कोई ट्रिक्स वगैरह भी नहीं बना सकते कि ये साइज याद रखने के लिए, ये याद ही करने पड़ेंगे, 4-5 बार लिखेंगे याद हो जाएगा, या बहुत बार रिवाइज करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं इन दोनों के बीच की स्पेस को, ठीक है। बाकी एक जो प्यारा सा स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये। न्यूक्लियोलस क्या है, एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, काम क्या है इसका, क्यों इसको हम इतना इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं। तुम्हें पता है आरएनए किसका बना होता है, जो हमारा आरएनए है वो किसका बना होता है, हाँ जी बताओ बताओ बताओ, सॉरी 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 सॉरी,
राइबोसोम्स किसके बने होते हैं? राइबोसोम्स किसके बने होते हैं? आरआरएनए के और प्रोटीन के। राइबोसोम्स किसके बने होते हैं? आरआरएनए के और प्रोटीन के। जो आरआरएनए है वो एक आरएनए की ही फॉर्म होती है। हाँ जी, जो आरआरएनए है वो आरएनए की ही फॉर्म होती है जो राइबोसोम्स की सिंथेसिस करवाता है। दैट्स इट। अब वो जो आरआरएनए की सिंथेसिस कहाँ होती है? हमारे न्यूक्लियोलस में होती है। जो आरआरएनए है जो कि राइबोसोम्स की सिंथेसिस करवा रहा है, जो राइबोसोम्स को बना रहा है, वो खुद कहाँ बन रहा है? न्यूक्लियोलस में बनता है। तो न्यूक्लियोलस एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जो कि आरआरएनए की सिंथेसिस करवाती है। हाँ जी, ठीक है जी। तो ये होता है न्यूक्लियोलस का काम। बाकी जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया की बात की, प्लास्टिड्स की बात की, हमारे न्यूक्लियस के अंदर भी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। दैट्स इट। न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म था, साइटो मतलब सेल, तो सेल का जो फ्लूइड मैट्रिक्स है उसको बोला साइटोप्लाज्म, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड कर रही है जिसमें, ठीक है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियस का जो मैट्रिक्स है उसको बोल रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। सिंपल सी बात है, ठीक है। रिलेट करो चीजों को, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, तो ये था न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में। और ये याद रख लेना कि इस तरीके से मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और पोर्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं। डन। उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूड विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड मे हैव राइबोसोम्स। आउटर मेम्ब्रेन हमने पढ़ा था जब हम उसके बारे में पढ़ रहे थे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, कि उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और वो कनेक्टेड होता है। क्यों भाई? क्यों? डीएनए से इंफॉर्मेशन आएगी आरएनए के थ्रू, तो प्रोटीन कहाँ बनेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। हमने पढ़ा था ना, ये याद है ना सबको। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके कनेक्शन में प्रेजेंट होगा, मतलब कंटिन्यूएशन में प्रेजेंट होगा, ठीक है। और कहते हैं कि जो आउटर मेम्ब्रेन है मे हैव राइबोसोम्स, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन किसके साथ कंटिन्यूएशन में है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उसके पास भी क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स हो सकते हैं। हाँ जी। न्यूक्लियर पोर फैसिलिटेट सिलेक्टिव एक्सचेंज ऑफ आरएनए, प्रोटीन्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। हाँ जी, ठीक है। आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन रिमेन्स इन कॉन्टेक्ट विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पोर। दोनों मेम्ब्रेन्स को कौन कनेक्ट करके रख रहा है? न्यूक्लियर पोर करके रख रहा है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन टू कंपोनेंट्स। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म। सेल का साइटोप्लाज्म है तो न्यूक्लियस का क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म है। वही बात हो गई। अब इन्होंने बोला है कि न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है उसके दो कंपोनेंट्स हैं। जैसे कि हमारे साइटोप्लाज्म के कंपोनेंट्स क्या है? ऑर्गेनेलीज हैं। वैसे ही न्यूक्लियोप्लाज्म के भी कंपोनेंट्स होंगे, जैसे कि क्रोमेटिन हो गया और न्यूक्लियोलस हो गया। हमने जब देखा कि न्यूक्लियोप्लाज्म में ये चीजें प्रेजेंट थी, हाँ जी, क्रोमेटिन था, न्यूक्लियोलस था, तो इसीलिए बोला गया है कि न्यूक्लियोलस के दो कंपोनेंट्स हैं, क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोप्लाज्म के दो कंपोनेंट्स हैं, क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलस। हाँ जी। क्रोमेटिन क्या है? डीएनए की कंडेंस्ड फॉर्म है। न्यूक्लियोलस क्या है? एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जो कि आरआरएनए की सिंथेसिस करवाती है, ठीक है। ओके, अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोलस की सबसे पहले। तो न्यूक्लियोलस एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड डेंस स्ट्रक्चर है। अगर सिंगल पड़ा है मतलब सिंगल है, जैसे कि वो होता है न्यूक्लियोलस, प्लूरल न्यूक्लियोलाई, ठीक है। अगर सिंगल है तो न्यूक्लियोलस बोलते हैं, प्लूरल है तो न्यूक्लियोलाई बोलते हैं। क्या है ये? साइट ऑफ आरआरएनए सिंथेसिस। आरआरएनए की सिंथेसिस करवा रहे, तो भाई कितनी ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली होगी। अगर आरआरएनए नहीं बना तो राइबोसोम्स तो भूल जाओ, फिर बन गए, क्योंकि राइबोसोम के दो कंपोनेंट क्या है? आरएनए है और प्रोटीन है। तो हमारा जो आरआरएनए है वो कौन बना रहा है? न्यूक्लियोलस बनवा रहा है, तो न्यूक्लियोलस बनवा रहा है। डन। हाँ जी। प्रेजेंट इन मोर नंबर सेल्स इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। सिंपल सी बात है, राइबोसोम्स पे, अगर राइबोसोम्स पे ये mRNA लगेगा, हाँ जी, राइबोसोम्स पे लगने वाले आरएनए को क्या बोल रहे हैं? mRNA। राइबोसोम्स बनता किससे है? राइबोसोमल आरएनए से बनता है। राइबोसोमल आरएनए से बनता है। ये आर जो छोटा ये आर लिखा है ना यहाँ पर, इसका मतलब ही राइबोसोमल है, राइबोसोम है। तो राइबोसोमल आरएनए, साइट ऑफ राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, प्रेजेंट इन मोर नंबर सेल्स
सेल्स इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। सिंपल सी बात है, अगर सेल ज़्यादा इन्वॉल्व होगा प्रोटीन सिंथेसिस में तो उसको राइबोसोम्स भी ज़्यादा चाहिए होंगे। राइबोसोम्स को कौन बना रहा है? प्रोटीन बनवा रहा है और आरआरएनए बनवा रहा है। तो आरआरएनए को कौन बनवा रहा है? न्यूक्लियोलस बनवा रहा है। तो सिंपल सी बात है, प्रेजेंट होंगे ज़्यादा नंबर सेल में, तो ये न्यूक्लियोलस था। हाँ जी, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड डेंस स्ट्रक्चर, याद रखना है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, हाँ, क्रोमेटिन। व्हाट इज क्रोमेटिन? डीएनए प्लस प्रोटीन्स। डीएनए प्लस प्रोटीन्स। डीएनए क्या है? हमारा जेनेटिक मटेरियल है, प्लस प्रोटीन्स। अब सिंपल सी बात है, ऐसे तो है नहीं कि डीएनए चलो भाई साहब आओ और इकट्ठे हो जाओ खुद ही, नहीं ना। डीएनए को कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होगा जो साथ में बांध कर रखेगा, उससे फिर क्रोमेटिन बनेगा। तो वो स्ट्रक्चर को बोला गया है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को क्या बोला गया है? हिस्टोन्स। एक बेसिकली धागा है, उसके ऊपर मैंने मोती मान लो, चलो मोती मान लो, बीड्स, मोती ऐसे रख दिए, तो ये धागा था, दो थ्रेड्स थे ऐसे, दो जैसे कि दो स्ट्रैंड्स है थ्रेड की, उसके ऊपर हमने मोती बांध दिए, ठीक है। उसको बोला गया है हिस्टोन। क्या बोला गया है? हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन्स बोला गया है उनको, ठीक है। तो वो अब जो बेसिकली इतना पता है कि जो डीएनए होता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है और एसिडिक होता है। डीएनए अगर नेगेटिवली चार्ज है तो मैं एक एसिडिक प्रोटीन्स ले आती हूँ और उनसे ही बांध देती हूँ। पॉजिटिव अगर डीएनए नेगेटिवली चार्ज है और एसिडिक है, ठीक है, और मैंने क्या किया, एसिडिक ही प्रोटीन्स ले आई और नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स ले आई, तो हो जाएगा काम? नहीं होगा। क्यों होगा भाई साहब? नहीं होगा काम, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए? मैं लाऊं बेसिक प्रोटीन्स, ठीक है, और लाऊं पॉजिटिव प्रोटीन्स, पॉजिटिव बेसिक प्रोटीन्स लाऊं, फिर उसको डीएनए पर रैप करवा दूं, मतलब डीएनए उस पर रैप कर दूं। ये प्रोटीन है, डीएनए इस पर रैप करवा देंगे। इस तरीके से कुछ दिख रहा है यहाँ पे फिगर में, ये है हमारा हिस्टोन प्रोटीन, ये हिस्टोन है, यहाँ पर डीएनए ऐसे रैप करवा रहे हैं, तो इसको बोला गया है हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड और एसिडिक होता है, इसीलिए हमें क्या चाहिए? पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स चाहिए, ठीक है, कि हम अच्छे से डीएनए को रैप करवा पाए। ओके, अब डीएनए को रैप करवाने के लिए, अब ये तो पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स थे, एक होते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। आगे जाके जब हम 12th पढ़ रहे होंगे तब अच्छे से डिटेलिंग में पढ़ रहे होंगे, बट इतना याद करते हैं कि अभी जैसे शुरू वाले इनिशियल स्टेज में क्या है? हिस्टोन प्रोटीन्स है। आगे जाके और कंटेंट्स फॉर्म करते हैं तो थोड़ा सा नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी ले आते हैं। डन। तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, अभी लिख दिया है, आगे जाके 12th क्लास में डिटेलिंग में पढ़ना है कौन से होते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। ओके, तो क्रोमोसोम्स की बात करें, हाँ जी, क्रोमोसोम्स कब प्रेजेंट होते हैं? मोर कॉम्पैक्ट फॉर्म। डीएनए से क्रोमेटिन बना, क्रोमेटिन से क्या बन गए? क्रोमोसोम्स। हाँ जी, क्रोमोसोम्स बन गए हैं। क्रोमेटिन से क्या बन गया है? क्रोमोसोम्स। और कब विजिबल हो रहे हैं? कब विजिबल हो रहे हैं क्रोमोसोम्स? जब सेल डिवाइड कर रहा है, जब सेल डिवाइड करता है तो डीएनए से क्रोमेटिन बनता है, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स विजिबल कब होते हैं? जब सेल की होती है डिवीजन। डन। इतना ही था क्रोमोसोम्स के बारे में अभी तो, ठीक है। क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन्स। जीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, मतलब यहाँ अगर हम बात करें डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है तो क्रोमोसोम्स के एक, मतलब मान लो मैंने डीएनए को क्रोमोसोम्स में कंडेंस कर दिया तो उसके ऊपर भी जीन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ओके, इन ह्यूमन सेल्स, मतलब एक सेल में अगर मैं बात करूँ, जब हम डिवीजन कर रहे हैं तो जब दिखेंगे तो 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे एक सेल में। अगर नॉर्मल सेल है एक, मान लो मैंने एक अपना मसल सेल नॉर्मल कोई भी सेल ले लिया, क्योंकि मसल सेल में एक मल्टी न्यूक्लियोटाइड कंडीशन प्रेजेंट होती है, तो इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इन ह्यूमन सेल 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। नॉर्मल एक सेल लिया, ठीक है, उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। बट अगर मैं स्पर्म और एग की बात करूंगी तो उसके अंदर 23 एंड 23 प्रेजेंट होंगे। उसके बारे में डिटेलिंग में बात करेंगे, अगले चैप्टर में बहुत अच्छे समझ आ जाएंगी ये चीज़ें, ठीक है। बट अभी हम बात करते हैं, अगर नॉर्मल सेल है, एक ह्यूमन सेल है, तो उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो क्रोमोसोम्स इतना याद रखना है कि विजिबल होते हैं जब सेल डिवाइड कर रहा होता है। डन। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम की बात करते हैं। हाँ जी, तो क्रोमोसोम्स की ना ऐसे आर्म्स होती है इस तरीके से,
ठीक है, ये आर्म्स होती हैं, 1 आर्म, 2 आर्म, 3 आर्म, 4 आर्म। फर्स्ट आर्म हो गई, ये सेकंड आर्म हो गई, ये थर्ड आर्म हो गई, ये फोर्थ आर्म हो गई, ठीक है। और बीच में किस स्ट्रक्चर से वो कनेक्टेड होती हैं? सेंट्रोमियर, प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन बोला गया है जिससे कनेक्टेड है। प्राइमरी मतलब अभी जो आर्म्स है ये एक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है, उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्यों बोला गया है? सेंटर पे कनेक्ट करके रख रही है ना इनको, सेंट्रोमियर, ठीक है। जैसे कि अगर एंड पे होगी, मतलब मान लो एंड को क्या बोलेंगे? टीलोमियर बोलेंगे, हाँ जी, टीलोमियर। इसको क्या बोला गया है? सेंट्रोमियर। इस तरीके से बोला गया है, मियर बोला गया है एंड को, ठीक है। तो सेंट्रोमियर, यहाँ बोला गया है टीलोमियर, ठीक है। तो अगर सेंटर पे प्रेजेंट है तो सेंट्रोमियर बोल रहे हैं, हाँ जी। तो अब उसके बाद अगर हम बात करें, सेंट्रोमियर है, उसके पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर। डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, मान लो सेंट्रोमियर है, यहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंट होगा स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं काइनेटोकोर, हाँ जी, ठीक है। बेसिकली क्या होता है ना, जब सेल डिवाइड करते हैं ना, तो एक क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं। 2 सिस्टर क्रोमेटिड बोले तो जैसे कि ये एक क्रोमेटिड है, ये दूसरी क्रोमेटिड है, हाँ जी, 2 ये क्रोमेटिड होती हैं। अब इन दोनों को ना जब सेल डिवाइड कर रहा होता है, हम इन दोनों को अलग करते हैं। जो स्पिंडल अपैरेटस पढ़ा था ना हमने, स्पिंडल फाइबर की मदद से, जैसे कि यहाँ एक स्पिंडल फाइबर जुड़ जाएगा, यहाँ एक स्पिंडल फाइबर जुड़ जाएगा, दोनों को हम अलग कर देंगे, जो क्रोमेटिड्स हैं ये, ठीक है, दोनों को हम अलग कर देंगे, ओके। दोनों को अलग करने के बाद क्या होगा, फिर हम दोनों सेल्स में, एक सेल में इधर आ गए, एक सेल में इधर आ गए, दोनों को डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से होता है सब कुछ, ठीक है, ओके। तो बोला गया है सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होती हैं? टू क्रोमेटिड्स ऑफ 1 क्रोमोसोम्स लिंक्ड एट सेंट्रोमियर, हाँ जी, 2 क्रोमेटिड्स होती हैं एक क्रोमोसोम की जो एक सेंट्रोमियर पर लिंक्ड कर जाती हैं, उसको बोला जाता है हमारा सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। मान लो एक यहाँ पर मैंने एक और क्रोमोसोम बना दिया, हाँ जी, अब इन दोनों को क्या बोला जाएगा? ये वाली और ये वाली को, इनको बोला जाएगा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, क्योंकि भाई साहब ये साथ में कनेक्टेड नहीं है इस तरीके से। ये दोनों को क्या बोला जाएगा? सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गई, ठीक है, ओके, डन। इस तरीके से होती हैं ये क्रोमेटिड्स, हाँ जी। तो ये क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर का पार्ट है क्रोमेटिड्स, जब हम कंडेंस करते हैं तो, ओके। 1 क्रोमोसोम्स पे 2 क्रोमेटिड प्रेजेंट होंगी और 4 आर्म्स प्रेजेंट होंगी। 4 आर्म्स मतलब ये फर्स्ट आर्म, ये सेकंड आर्म, ये थर्ड आर्म, ये फोर्थ आर्म, ठीक है। इस तरीके से 4 आर्म्स प्रेजेंट होंगी हमारे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में। अगर हम बात करें एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। कुछ सेल्स में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं, हाँ जी, और उस कंडीशन को मल्टी न्यूक्लियड या सिनसाइशियम की कंडीशन बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि स्केलेटल मसल फाइबर्स हो गए। अभी तो हम सिर्फ देखेंगे ही इन चीज़ों को, ये क्या होती हैं, क्या है ये, भाई साहब पूरी बायोलॉजी भरी हुई है इनसे, ठीक है। तो जब हम धीरे सभी चीज़ें पढ़ रहे होंगे, अभी तो फर्स्ट चैप्टर है यार, अभी तो हम सिर्फ नामों को याद ही करने में लगे हुए हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है किसमें। जैसे जैसे धीरे आगे बढ़ेंगे ना चैप्टर्स में, तो इन नामों की डेफिनेशंस पढ़ेंगे, नामों के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। जैसे कि स्केलेटल मसल फाइबर्स, इनके बारे में हम डिटेलिंग में कहाँ पढ़ रहे होंगे? लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, या थोड़ा टिश्यू चैप्टर में पढ़ेंगे। फंजाई सिनोसिटिक हाइफे, ठीक है। फंजाई क्या होता है? कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं फंजाई में, ठीक है, उसको बोला जाता है हाइफे। तो हाइफे में क्या होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, हाँ जी। तो फंजाई के ऐसे स्ट्रक्चर में टेपिटम क्या होता है? क्लास 12th में पढ़ना है ये तो, बट इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन प्रेजेंट होती है, हाँ जी, ठीक है। एंडोस्पर्म, बेसिकली जब सीड होता है ना, सीड के अंदर एक एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है और एक एग सेल प्रेजेंट होता है। तो सीड के अंदर एंडोस्पर्म क्या करता है? फूड रिजर्वेशन करता है, कि जो एग है, जो हमारा मतलब एग अगर फ्यूज होगा, मतलब एग क्या है? फीमेल का पार्ट है, एक मेल के पार्ट से जब वो फ्यूज हो जाएगा, तो फ्यूज होने के बाद उसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा? सिंपल सी बात है, किसी भी चीज़ को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना पड़ता है, तो एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है, सीड में प्रेजेंट होता है, ओके, डन। तो ये नॉर्मली एक सेल में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट मोर देन 1 प्रेजेंट हो सकते हैं, हाँ जी। अब हम
टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। जो ये दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, हाँ जी, इनको हम जोड़ के रखते हैं सेंट्रोमियर से। अब जो हमारा सेंट्रोमियर है उसकी पोजीशन सेंटर पर भी हो सकती है तो उसको सेंट्रोमियर बोल देंगे। अगर उसकी पोजीशन कहीं और रही तो हम कैसे क्या बोल देंगे, उसके बारे में बात करते हैं। हाँ जी, तो अगर उसकी पोजीशन सेंटर पर ही हुई तो उसको बोला जाता है मेटासेंट्रिक। मतलब दो जो हमारी ये क्रोमेटिड्स हैं ये वाली, इनको बिल्कुल सेंटर पर ही जोड़ के रख रहा है और दो ये इक्वल, मतलब चार ये जो आर्म्स हैं हमारी, इनको इक्वल पार्ट, मतलब ये ऊपर वाली जो आर्म्स हैं और जो नीचे वाली आर्म्स हैं, ये जो है वो बिल्कुल इक्वल ही डिवाइड हो रही हैं। ऊपर भी सेम है और नीचे भी सेम है। डन, ठीक है। बट अगर थोड़ा सा अवे फ्रॉम सेंटर, मतलब बिल्कुल जो सेंटर है उससे थोड़ा सा ऊपर प्रेजेंट हुआ, तो अगर हम बात करें उसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक, ठीक है जी। मेटासेंट्रिक किसके लिए यूज हो रहा था, सेंट्रोमियर अगर सेंटर पर प्रेजेंट है। फिर आता है एक्रोसेंट्रिक, क्लोज टू एंड, मतलब ये दो छोटी आर्म्स बन गई और एक लंबी आर्म बन गई। नीचे वाली जो हुई वो लंबी रह गई ना, और जो ऊपर वाली हुई वो छोटी होगी क्योंकि सेंट्रोमियर ऊपर, सेंटर से ऊपर हो गया। ठीक है जी, फिक्स। अब एनसीईआरटी में ना यहाँ पर एक्चुअली दो छोटी आर्म्स दे रखी हैं बट मैंने काटी है। क्यों काटी है भाई, क्योंकि नहीं होती हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में थ्योरी में लिख रखा है कि एट एंड ही है हमारा सेंट्रोमियर, बट यहाँ पर लिख रहा है कि ऐसे है, बट इसलिए मेरे को अच्छे से समझाना है तो मैंने यहाँ पर काट दी है वो चीज़। तो मतलब टीलोसेंट्रिक जो है, टीलोसेंट्रिक वो एट एंड, हाँ जी, एंड पर बिल्कुल परफेक्ट लॉन्ग आर्म्स में ही बांट रहा है। एट एंड पर ये क्रोमोसोम था, इसके यहाँ पर बिल्कुल प्रेजेंट, तो ये क्रोमोसोम ऐसे हो गया। हाँ जी, ठीक है जी। तो ये दो क्रोमेटिड्स को जोड़ा है हमने सेंट्रोमियर से, तो सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पर हमने इनको बांटा है। तो इन सम क्रोमोसोम कहा गया है, इन सम क्रोमोसोम्स एंड पर एक, मतलब एंड को क्या बोला गया है, टीलोमियर। हाँ जी, टीलोमियर बोला गया है। अ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन सैटेलाइट डीएनए इज प्रेजेंट। ठीक है, सैटेलाइट डीएनए बोला गया है, नॉन स्टेनिंग पार्ट है। नॉन स्टेनिंग क्या है बोले तो, मान लो ये ऐसा पार्ट है जो स्टेन नहीं होगा, जो कलर डेवलप नहीं करेगा, उसको बोला गया है नॉन स्टेनिंग पार्ट। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्यों बोला गया है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कौन सी थी जहां पर हम अपनी सिस्टर क्रोमेटिड्स को जोड़ के रख रहे थे, उसको बोला गया है सेंट्रोमियर। तो ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन ही हुई ना, सिंपल सी बात है। अगर कुछ लगा हुआ है यहाँ पर तो सैटेलाइट डीएनए प्रेजेंट हुआ यहाँ पर, सैटेलाइट डीएनए सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन इज प्रेजेंट, नॉन स्टेनिंग, इट फॉर्म्स न्यूक्लियोलस, दैट्स इट। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ये था हमारा न्यूक्लियस का पार्ट। ठीक है, कुछ नहीं था, नॉर्मल सा प्यारा सा चैप्टर था। ठीक है, अब हम रुको, ठीक है, ये न्यूक्लियस का पार्ट था। अब हम बात करते हैं माइक्रोबॉडीज के बारे में। माइक्रोबॉडीज क्या होती हैं, ये प्रेजेंट हो सकती हैं दोनों में, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जैसे कि इंक्लूजन बॉडी वो प्रोकैरियोटिक सेल में थी, ये क्या है माइक्रोबॉडीज जो कि यूकैरियोटिक सेल में है, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट है। इनके अंदर कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं, डाइजेशन के लिए हो सकती हैं, ऑक्सीडेशन के लिए हो सकती हैं, कुछ भी। ठीक है, स्मॉल वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, इतनी ही होती है माइक्रोबॉडीज, दैट्स इट। एक माइक्रोबॉडी जो हमें, मतलब हम ना जब हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट ये पार्ट नहीं होते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, बट हमने पेरोक्सिसोम के बारे में बात ही नहीं की, पेरोक्सिसोम होता क्या है बेसिकली। अब तो वैसे इतना एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है पेरोक्सिसोम के बारे में, बट स्टिल कुछ पीवाईक्यूज आए हुए हैं, जिस पे पीवाईक्यूज आए हुए हैं सिर्फ उतना पढ़ लेते हैं इसको, पेरोक्सिसोम क्या होता है। ठीक है, फिर उतना हम पढ़ के फिर क्वेश्चंस करेंगे इसके बारे में। तो इनसाइड सेल हाइड्रोजन परऑक्साइड बनती है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2 बोला जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, इज बाय प्रोडक्ट ऑफ मेनी रिएक्शंस, बहुत सारे रिएक्शंस का बाय प्रोडक्ट बनता है। बाय प्रोडक्ट बोले तो बीच का प्रोडक्ट। ठीक है, अब उसको भाई साहब ऐसे नहीं रख सकते हैं, उसको हमें H2O2 है ना, H2O2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तोड़नी पड़ती है, ऐसे नहीं रख सकते हाइड्रोजन परऑक्साइड को। ठीक है, अब इसको ऐसे नहीं रख सकते हैं तो उसको मेटाबोलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ एंजाइम्स रिक्वायर्ड होती हैं। एंजाइम्स वो किसके अंदर प्रेजेंट है, पेरोक्सिसोम के अंदर प्रेजेंट है। वो जो एंजाइम्स है वो पेरोक्सिसोम के अंदर प्रेजेंट है, जिसको बोला गया है पेरोक्सीडेज और कैटलेज। हाँ जी, तोड़ा कैटलेज। ठीक है, पेरोक्सीडेज एंड कैटलेज, मतलब कैटलेज मतलब उसको तोड़ने के लिए, हाँ जी, H2O2 को तोड़ने के लिए। ठीक है जी, तो
तो एंजाइम्स प्रेजेंट इन पेरोक्सीसोम, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, याद रख सकते हैं ये चीज कि बीटा ऑक्सीडेशन होती है फैटी एसिड्स की, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट होंगी। ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल चलती है कहाँ, पेरोक्सीसोम में। फोटो रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है, पेरोक्सीसोम में, ठीक है। फोटो मतलब लाइट, रेस्पिरेशन मतलब ब्रेक डाउन, ठीक है, समझ गए होंगे, ठीक है। एंजाइम्स हाइड्रोलिसिस हो सकती हैं, ऑक्सीडेसिस प्रेजेंट हो सकती है और एटसेट्रा। ओके, हाँ जी। ग्लाइकोक्सिसोम प्रेजेंट इन फैट स्टोरिंग सीड्स, फैट स्टोरिंग सीड्स में प्रेजेंट होते हैं ग्लाइकोक्सिसोम्स। क्यों प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वो फैट को सुक्रोज में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, ग्लाइकोक्सिसोम्स, ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल वगैरह से जैसे भी, ठीक है जी। तो प्रेजेंट इन फैट स्टोरिंग सीड्स, दैट्स इट। इतना ही पढ़ना था पेरोक्सिसोम के बारे में, थोड़ी चीजें मतलब याद भी नहीं रखनी है, सिर्फ एक नजर मारनी है इस तरीके से, दैट्स इट, कि देखा ये चीजें हैं, तो अगर क्वेश्चन आया तो हम देख के कर देंगे, इतना याद रखना है, ठीक है जी। तो इतना था हमारे न्यूक्लियस के बारे में और इस चैप्टर के बारे में, मतलब पता ही नहीं लगा कब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो अब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, समरी पढ़ेंगे इस चैप्टर की, फिर हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस, मतलब पीवाईक्यूज। हाँ जी। तो न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनेली है जिसको फर्स्ट डिस्क्राइब किया रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, ठीक है। लेटर द मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस चेंज्ड बाय द बेसिक डाइज, जिसको हमने नाम दे दिया क्रोमेटिन, बाय फ्लेमिंग ने नाम दिया, फ्लेमिंग ने क्या नाम दिया, क्रोमेटिन, ठीक है। इंटरफेज न्यूक्लियस हमने पढ़ा जो कि डिवाइड करने की तैयारी में है, डिवीजन नहीं कर रहा है, उसके अंदर क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड इलोबोरेट नेटवर्क प्रोटीन्स, न्यूक्लियर प्रोटीन्स कॉल्ड क्रोमेटिन, ठीक है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियाई। न्यूक्लियर मैट्रिक्स को ना न्यूक्लियर सैप भी बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर सैप भी बोलते हैं, याद रख लेना, ओके, न्यूक्लियर सैप भी बोला जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज सैप तो पता है ना क्या होता है, वाटर प्लस मिनरल्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ने रिवील किया कि न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है वो पैरेलल मेम्ब्रेन है, उनके बीच में 10 to 15 नैनोमीटर का पेरीन्यूक्लियर स्पेस है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कॉन्टिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड बियर राइबोसोम्स इन इट एट अ नंबर of places. The nuclear envelope is interrupted by minute pores which are formed by the fusion of two membranes, hanji, which are formed by the fusion of two membranes. These nuclear pores are passages through which movement of RNA and protein molecules take place in both directions between the nucleus and the cytoplasm, ठीक है। वैसे तो एक न्यूक्लियस होता है पर वेरिएशंस आ सकती हैं, ठीक है। इन्होंने पूछा कि नाम कलेक्ट कर दो तो हमने बता दिया, ठीक है जी, हाँ जी। तो सम मैच्योर सेल्स इवन लेक न्यूक्लियस, एग्जांपल इरेक्थ्रोसाइट ऑफ मेनी मैमल्स एंड सीव ट्यूब सेल्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट, हाँ जी, ओके। Nuclear matrix of one nucleoplasm contain nucleolus and the chromatin. The nuclei are spherical. Nucleoli are spherical structure present in the nucleoplasm. The content of the nucleolus is continuous with the rest of nucleoplasm as it is not membrane bound. ठीक है, it is a site of active ribosomal RNA synthesis. Large and more numerous nuclei are present in cells actively carrying out protein synthesis. हाँ जी, ठीक है। You may recall that interphase nucleus has a loose and indistinct network of nucleoprotein fibers called chromatin, but during different stages of cell division, cells show structure called chromosomes in the place of nucleus. Chromatin contains DNA and basic proteins called histones, some non-histone proteins and also RNA. A single human cell has approximately 2 meter long thread of DNA, ठीक है, हाँ जी। तो क्रोमेटिन में बोला गया है कि डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स, सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड ऑल्सो आरएनए भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, याद रखना है। अ सिंगल ह्यूमन सेल हैज अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स 46 क्रोमोसोम्स. यू विल स्टडी द डिटेल ऑफ डीएनए पैकेजिंग इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम इन क्लास 12th, ठीक है, अभी नहीं पढ़ना है यहाँ पर. Every chromosome visible only in dividing cell essentially has primary construction or the centromere on the site of which kinetochores disc shaped structure present. Centromere दोनों chromosomes को hold करके रखता है, ठीक है. Based on the classification हम बात करें तो मेटासेंट्रिक बोला गया है, इक्वल आर्म्स में तोड़ देता है क्रोमोसोम को. फिर अगर मैं बात करूँ सब मेटासेंट्रिक तो लिटिल स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, रिजल्टिंग इन टू शॉर्टर आर्म्स एंड लॉन्गर आर्म्स. एक्रोसेंट्रिक क्लोज टू इट्स एंड, ठीक है, शॉर्ट आर्म एंड लॉन्ग आर्म. फिर बोला गया है टीलोसेंट्रिक,
हैज़ अ टर्मिनल सेंट्रोमियर, टर्मिनल मतलब एंड पर, टीलोमियर पर, ठीक है जी। तो ये हमारी यहाँ पर देखो तो मैं दिखा रखी हूँ यहाँ शॉर्ट आर्म, ठीक है, एनसीईआरटी के डायग्राम में, बट होती नहीं है, ठीक है, टर्मिनल बोला गया है एनसीईआरटी की थ्योरी में। ओके, सो दैट्स इट। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। माइक्रोबॉडीज रह गया है, मेमोरी रह गई है, ठीक है। समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोसोम्स हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एट अ कांस्टेंट लोकेशन, जिसको बोला गया है एक सैटेलाइट का अपीयरेंस देता है, ठीक है, सैटेलाइट का अपीयरेंस देता है, ठीक है। ओके, all organisms are made up of cell or aggregates of cells. Cell vary in the shape, size and activities, functions based on the presence of absence membrane bound nucleus and the other organelles. Cell and hence organisms can be named as eukaryotic or prokaryotic. Okay. A typical eukaryotic cell consists of a cell membrane, nucleus and cytoplasm. Plant cells have a cell wall outside the cell membrane. The plasma membrane is selectively permeable and facilitates transport of several molecules. The endomembrane system includes endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes and vacuoles. All the cell organelles perform different but specific functions. ठीक है. Centrosome and centriole form the basal body of cilia and flagella that facilitate the locomotion. ठीक है. In animal cells, centriole also forms spindle apparatus during cell division. The nucleus contains nucleoli and chromatin network. ठीक है, अभी हम पढ़ के आए हैं. It not only controls the activity of organelles but also play a major role in heredity. हेरिडिटी में काफ़ी मेजर रोल प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे कि वही बात हो गई ना, वही सेम चीज़ कि एक पेरेंट से बच्चों में आना, वो उसको हेरिडिटी बोला जाता है। हाँ जी, इनहेरिटेंस, हेरिडिटी, इनके ये बहुत वास्ट टर्म्स हैं। इनके बारे में जब क्लास 12 शुरू कर रहे होंगे ना, तो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर शुरू करेंगे तो बहुत अच्छे से डिटेलिंग में समझ आएगा, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन्स टिब्यूल्स और सिस्टर्ने, ठीक है। क्रिस्टे प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। सिस्टर्ने किसका पार्ट है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। रफ और स्मूथ हो सकते हैं। हेल्प, अब ये देखो एक समरी में काफ़ी प्यारी लाइन लिखी हुई है, उसको अच्छे से लिख के याद करनी है, ठीक है। ER हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, लाइपोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोजन। एक और चीज, ग्लाइकोजन क्या है? स्टोरेज सब्सटेंस है। हाँ जी, स्टोरेज सब्सटेंस होता है ग्लाइकोजन, ठीक है। किसमें? प्लांट सेल्स में, ठीक है। ग्लाइकोजन किसमें होता है? ग्लाइकोजन प्लांट सेल्स में होता है। हाँ जी, तो बोला गया है काफी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, देखो यार। ER हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, ये तो पता है हमें, ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करता है, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन क्या है? एक स्टोरेज स्ट्रक्चर है, एक स्टोरेज सब्सटेंस है जो कि एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है। हाँ जी, एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है ग्लाइकोजन। तो उसका सिंथेसिस कौन करवा रहा है? हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन्स का, लाइपोप्रोटीन्स का और ग्लाइकोजन का सिंथेसिस कौन करवा रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अच्छे से याद रखना है इस लाइन को, ओके। हाँ जी, तो गोल्जी बॉडी इज अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ फ्लैटेंड सैक्स, इस तरीके का था ना। हाँ जी, इस तरीके का सैक्स प्रेजेंट है। द सिक्रीशन ऑफ सेल्स आर पैक्ड इन द ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द सेल, पैक करके, मॉडिफाई करके और पैक करके उसको बेचते हैं। Lysosomes are single membrane structures, contain enzymes for digestion of all type of macromolecules. Okay, ribosomes are involved in protein synthesis. These occur freely in the cytoplasm, क्योंकि इसके पास कोई membrane नहीं होती है, ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी लगे हो सकते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है जी, एंड जनरेशन ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP फॉर्मेशन, ठीक है। और ये जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टर्म है, इसको हम रेस्पिरेशन के चैप्टर में अच्छे से देख रहे होंगे डिटेलिंग में, तो अभी याद रखते हैं, ओके। दे आर बाउंड बाय डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड इनर folds into several cristae. Plastids are pigment containing organelles found in plant cells only. In plant cells, हाँ जी, in plant cells chloroplasts are responsible for trapping light energy essential for the photosynthesis. Grana in the plastid, site of light reaction, and stroma of dark reactions. The green colored plastids are chloroplasts which contain chlorophyll, whereas the other colored plastids are chromoplasts which may contain pigments like keratin and xanthophyll.
द न्यूक्लियस इज enclosed by nuclear envelope, the double membrane bound structure with nuclear pores. Inner membrane encloses the nucleoplasm and the chromatin material. Thus, the cell is a structural and functional unit of life. जिस लाइन से शुरू किया था उसी लाइन से खत्म कर रहे हैं आज का चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हाँ जी, तब कुछ क्वेश्चंस करते हैं न्यूक्लियस पे और माइक्रोबॉडीज पे। हाँ जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। न्यूक्लियर एनवेलप इज कॉन्टिन्यूअस विद, ये 2023 का क्वेश्चन है। न्यूक्लियर एनवेलप किसके साथ कॉन्टिन्यूएशन में होता है? सेल वॉल के साथ? नहीं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ? बिल्कुल नहीं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द आंसर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स? कौन बनाते हैं? गोल्जी अपैरेटस। याद है सबको क्या था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्जी था। गोल्जी की पैकेजिंग जब होती है तो उससे क्या बनता है? हमारा न्यूक्लियस। ठीक है। न्यूक्लियोलस इज अ साइट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन? ना। लिपिड सिंथेसिस? नो। लिपिड सिंथेसिस कौन कर रहा था? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद आया? ठीक है। और राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस न्यूक्लियोलस की साइट है, मतलब न्यूक्लियोलस क्या करता है? राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस करता है। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन, न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या था? साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेलीज होती है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलस। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलस? बी ऑप्शन में। Function of nuclear pore is allow passage of water only? No. Allow passage of RNA and proteins? Allow passage of gases? Block all transport. Allow passage of RNA and proteins. A non-membrane bound structure present inside the nucleus is, क्या है? न्यूक्लियर एनवेलप। भाई मेम्ब्रेन को, हे भगवान क्या ही क्वेश्चन है। न्यूक्लियर एनवेलप क्या है? मेम्ब्रेन है। क्रोमेटिन? नो। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है भाई? इसका आंसर है न्यूक्लियोलस। ठीक है। हाँ जी। द शेप ऑफ न्यूक्लियस इज मेंटेन्ड बाय, कौन करेगी? कौन कर रहा है? किसी की शेप कौन मेंटेन कर रहा है? उसकी बाउंड्री। हमारी जो बाउंड्री है हमारी शेप मेंटेन कर रही है, तो कौन सी बाउंड्री है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। व्हाट इज ट्रू अबाउट न्यूक्लियस? इट हैज अ सिंगल लेयर। गलत बात। इट इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स? बिल्कुल नहीं। इट कंट्रोल्स ऑल सेलुलर एक्टिविटीज, यही है। इट लेक्स न्यूक्लियोप्लाज्म, नहीं होता है प्रेजेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन न्यूक्लियस? कौन सा नहीं प्रेजेंट होता? क्रिस्टे यार, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। हे भगवान, यहाँ कहाँ से हो गया? न्यूक्लियर एनवेलप हैज टू मेम्ब्रेन विद न्यूक्लियर पोर्स, सिंगल मेम्ब्रेन, नो पोर्स, कंटिन्यूअस विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टू मेम्ब्रेन विद न्यूक्लियर पोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पिरेशन? अब भी पढ़ के आए हैं। पेरोक्सीसोम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर इज करेक्टली मैच्ड? पेरोक्सीसोम डाइजेशन कर रहे हैं, लाइसोसोम प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं, ग्लाइकोक्सिसोम फैट टू शुगर कन्वर्जन, सुक्रोज है, शुगर है। ठीक है। माइक्रोबॉडीज आर प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल्स? नहीं। ओनली एनिमल सेल्स? नहीं। बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, सॉरी बैक्टीरियल सेल में नहीं प्रेजेंट होती। ग्लाइकोक्सिसोम आर स्पेशली फाउंड इन प्रोटीन स्टोरिंग सीड्स, फैट स्टोरिंग सीड्स, सुगर स्टोरिंग सीड्स, ग्रीन लीव्स? नो, फैट स्टोरिंग सीड्स। Which of the following organelles contains enzyme for beta oxidation of fatty acids? अभी ही पढ़ के आए हैं। पेरोक्सिसोम्स, इसीलिए कराया था पेरोक्सिसोम के फंक्शंस। ठीक है। पेरोक्सिसोम इन प्लांट सेल्स आर एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड होते हैं प्लांट सेल्स में? ठीक है। रेस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, फोटो रेस्पायरेशन, बोथ रेस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, फोटो रेस्पायरेशन, दैट्स इट। तो आई होप सबको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा और ये चैप्टर भी अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है। कल होगा हमारा क्रिस्प नोट सेशन इस लेक्चर का, इस चैप्टर का, जिसमें हम एनसीईआरटी की अच्छे से डिकोडिंग करके उसमें शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। ठीक है। फिर शॉर्ट नोट्स से रिवीजन करने हैं। जब हम लास्ट में रिवीजन कर रहे होंगे तो उन्हीं शॉर्ट नोट्स का हेल्प करके रिवाइज करेंगे। कल मैंने प्रैक्टिस शीट दे दी थी, कल का लेक्चर थोड़ा छोटा था इसीलिए प्रैक्टिस शीट मिल गई थी कल, तो वो सोल्व कर ली होगी सबने। ठीक है। और जो अगले जो बच गया है जो भी चैप्टर का, ये न्यूक्लियस और माइक्रोबॉडीज बच गया था, इसकी प्रैक्टिस शीट भी मिल जाएगी, आज ही मिल जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले डीपीपी लगा लेना और उसके बाद जो प्रैक्टिस शीट मिलेगी उसको लगा लेना। ठीक है। और कल शॉर्ट नोट सेशन है, तो जो भी कुछ करवाया है शॉर्ट नोट सेशन के बाद रिवाइज कर लेना, अच्छे से क्वेश्चन लगा लेना। ठीक है। आई होप कि सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा ये चैप्टर। ठीक है। तो सब्सक्राइब कर देना बायोबडी के चैनल को और अपने साथ वाले नीट एस्पिरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करना। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।